मैं बिल्कुल रमेश बिधूड़ी हालांकि सीनियर लीडर है, मैं फिर कहूँगा 2 बार के सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, तमाम तरह से राजनीति में मजबूत उनका कद रहा है, लेकिन इस तरह की ओछी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपने आप को तो कमज़ोर कर रहे हैं, साथ में बीजेपी का भी कहीं ना कहीं स्तर एक तरीके से घटाते हुए। मैं कालका जी की सड़कें ऐसे कर दूंगा जैसे प्रियंका गांधी की गाल। जाहिर सी बात है, अगर कालका जी की सड़कें खराब हैं तो इसकी जिम्मेदारी रमेश बिधूड़ी की भी बनती है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी 2 बार के सांसद दक्षिणी दिल्ली के, और दक्षिणी दिल्ली में कालका जी का क्षेत्र आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सड़कें खराब हैं तो फिर आपको विधानसभा चुनाव के वक्त किया जा रहा था देश के गद्दारों को, और मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहूँगा ऑन द कैमरा के सामने। देखिए, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने कहा है, ये बहुत नारी शक्ति का बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी न जाने ये क्यों भूल जाती है कि महिलाओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में भी बैठी है। महिलाओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में वोट मांगती है। नारी शक्ति का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी न जाने कितनी महिला नेत्रियों के खिलाफ बयान जारी कर चुकी है। कभी रेणुका चौधरी, कभी सोनिया गांधी, तो कभी जया बच्चन, तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा और आतिशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ता हुआ ये नजर आएगा। ये बयान भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूर कर देगा कि रमेश बिधूड़ी पर एक्शन तो होना ही चाहिए। रमेश बिधूड़ी जब संसद के अंदर बसपा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दिल्ली से ही दूर कर देती है, राजस्थान भेज देती है। लेकिन रमेश बिधूड़ी माफी नहीं मांगते हैं। यही रमेश बिधूड़ी ने आज से कुछ वक्त पहले सोनिया गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया था, और सोनिया गांधी को लेकर ये तक कह दिया था कि इटली के संस्कारों को वो फॉलो करती हैं और इटली से आती हैं, और कई ऐसे बयान उन्होंने कांग्रेस परिवार को लेकर न जाने कितने दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक्शन नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला कि रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों को लेकर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, रमेश बिधूड़ी को तो अब झुकना ही पड़ेगा। रमेश बिधूड़ी को माफी मांगना ही पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी इस बार भी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये आम जनता की तरफ से इशारा दिया जा रहा है। अब रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं सबसे पहले अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम बात करें, नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब एक तरीके से नारी वंदना बिल पास होता हुआ नजर आता है, तब कई महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री फोटो भी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, तब सम्मान की बात की जाती है। अब ये सम्मान कहाँ गायब हो गया जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर बात है कि जब आप मुद्दा विहीन हो जाते हो तब इस तरह के बेतुकी बयानबाजी करते हुए नजर आते हो। आप देखिए, रमेश बिधूड़ी सीनियर लीडर हैं, दिल्ली में कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी के लिए वो मशहूर हैं, उसी तर्ज पर उन्होंने एक बार फिर 2 ऐसे बड़े बयान दे दिए हैं, और ऐसे बड़े बयान भी क्या, ऐसे विवादित बयान दे दिए हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, हम महिलाओं को संसद के अंदर 33% का आरक्षण देना चाहते हैं, बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है तो आखिर बीजेपी की जो महिला नेता हैं, जो तेज तर्रार नेता कही जाती हैं, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बयान इस तरह का आता है तो स्मृति ईरानी आप देखते हैं खूब हल्ला मचाती हुई नजर आती हैं। और जाहिर बात है कि मचाना भी चाहिए, क्योंकि अब कोई भी ऐसे बयान करेगा तो जाहिर बात है उसका कोई भी समर्थन करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग और खासकर सीनियर लीडर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आखिर इनके लबों पर खामोशी क्यों छा जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और देखिए, रमेश बिधूड़ी कोई कह सकते हैं छोटे मोटे नेता नहीं हैं, सोच समझ कर उन्होंने बयानबाजी की होगी। हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार 3 बार से कहें इस बार को
और 3 बार पिछली बार, कि लगभग 25-30 साल से दिल्ली की सत्ता से जो बाहर है, अपने आप को वापस लाने के लिए तमाम तरीके कवायद में जुटी हुई है। सर, आतिशी एक बयान जारी करते हुए नजर आई थी जब रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला था कि जब बीजेपी ही भरोसा अपने पूर्व सांसद पर नहीं कर रही है, 10 साल तक उन्होंने राज किया सांसद के तौर पर। सर, आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिसमें आतिशी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के जो सांसद रहे रमेश बिधूड़ी, उन पर वो खुद ही भरोसा नहीं कर रही है और किस तरीके से लोकसभा में उनका टिकट काटा गया था, चुनाव रमेश बिधूड़ी नहीं लड़े थे। इसके आधार पर आतिशी ने कहा है कि रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी चुनाव हराएंगे। देखिए, जाहिर बात है इस तरह की बयानबाजी करने का हक नाज़मीन किसी को भी नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है तो पूरी पार्टी को एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके खिलाफ उतरना चाहिए, उनके खिलाफ जो है बात को रखना चाहिए कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। और देखिए, जहां तक पार्टी की बात है तो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देकर आप पार्टी की छवि को भी खराब करना चाहते हो। तो ऐसे में बिल्कुल रमेश बिधूड़ी, हालांकि सीनियर लीडर है, मैं फिर कहूँगा 2 बार के सांसद भी हैं, MLA भी हैं, तमाम तरह से राजनीति में मजबूत उनका कद रहा है, लेकिन इस तरह की ओछी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपने आप को तो कमजोर कर रहे हैं। साथ में बीजेपी का भी कहीं ना कहीं स्तर एक तरीके से घटाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार छटपटा रही बीजेपी किस तरह से भाई सत्ता को पाया जाए, 25-30 साल की लगातार जो कह सकते हैं कि सूखा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन रमेश बिधूड़ी की जो बयानबाजी निकल कर सामने आ रही है वो ये बताती है कि फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि लगभग 68 लाख के आसपास महिला मतदाता दिल्ली के अंदर हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है कि अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है कि महिलाएं उनसे अलग हटती हुई नजर आएंगी, और अगर महिलाओं का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई महिलाओं को बसों में तो हमने फ्री चलवाया ही है, लेकिन अब उनके अकाउंट में हर महीने हम 2100 रुपये भी देंगे। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जो योजनाओं के साथ में महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है, और वहीं बीजेपी के नेता जो इस तरह की गलत बयानबाजी करके, इस तरह के बेतुके बयान देकर कहीं ना कहीं महिलाओं को बीजेपी से दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जाती है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और इसी आधार पर महाराष्ट्र में भी योजना चलाई जाती है, और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव भी जीतती है। लेकिन दिल्ली में क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान ही भूल गई है। क्या रमेश बिधूड़ी का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हजम होने वाला नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी खुद कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित नजर आती है कि रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया? सोशल मीडिया पर आकर रमेश बिधूड़ी को पोस्ट के जरिए माफी भी मांगनी पड़ी कि किसी भी महिलाओं के खिलाफ ये बयान आपको नजर आता है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन रमेश बिधूड़ी का इतना भर कह देना क्या काफी है? क्या दिल्ली चुनाव में महिला भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट भी करेंगी या नहीं करेंगी, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, दिल्ली में ही हमने वो प्रदर्शन देखा था जब महिला पहलवान अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट काटा गया था केसरगंज से। लेकिन इस बार रमेश बिधूड़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। क्या गलत कर दिया भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले भी दानिश अली को लेकर जो भरे संसद में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि इस बार उनका लोकसभा चुनाव में टिकट काटा गया। जाहिर सी बात है कि रमेश बिधूड़ी का विवादों से पुराना नाता रहा है। लेकिन दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो दिल्ली में देखिए महिला वोटर्स को साधना एक बड़ी चुनौती अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार महिला वोटर्स को साधने के लिए जिस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं और कई स्कीमों को कहीं ना कहीं लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को इस कोशिश में रहना चाहिए कि किस तरीके से महिला वोटर्स को अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए। लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े नेता अगर इस तरह के बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और देखिए, अभी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है और इस बार पूरे मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा कठिन है। हालांकि वोटों का बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उतरे हैं इस बार खास तौर पर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का ये खेल है। और लेकिन रमेश बिधूड़ी जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं इससे वो लोकप्रियता हासिल जरूर कर लेंगे, लेकिन चुनाव जीतना मुझे लगता है असंभव सी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए,
अगर आपको चुनाव जीतना है तो मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ जो है महिलाओं को लेकर के या फिर किसी नेता को अपशब्दों का प्रयोग करके, मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और रमेश बिधूड़ी तो एक बड़े नेता हैं, दक्षिणी दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मैं कालका जी की सड़कें ऐसे कर दूंगा जैसे प्रियंका गांधी की गाल, जाहिर सी बात है अगर कालका जी की सड़कें खराब हैं तो इसकी जिम्मेदारी रमेश बिधूड़ी की भी बनती है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी 2 बार के सांसद दक्षिणी दिल्ली के, और दक्षिणी दिल्ली में कालका जी का क्षेत्र आता है। तो जाहिर सी बात है अगर सड़कें खराब हैं तो फिर आपको विधानसभा चुनाव के वक्त क्यों दिख रही है? जब आपका कार्यकाल था, जब यहाँ से आप सांसद थे, उस वक्त आप कहाँ थे? तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए रमेश बिधूड़ी पर। और रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े नेताओं को मुझे लगता है कि राजनीतिक लिहाज से भी सोच समझकर बयान देनी चाहिए। जहां अरविंद केजरीवाल के जरिए महिला सम्मान योजना निकाली जाती है और जहां अरविंद केजरीवाल के जरिए हर महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसी योजना निकालनी चाहिए थी कि जो महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ी हो। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के बयान जारी करते हुए नजर आए। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मौजूद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जरिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जो फौरन इंसाफ की बात करता हो। चाहे पहलवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन इंसाफ पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अलग कंट्री में जाएं, विदेश में जाएं, तो फौरन एक्शन होता हुआ नजर आता है। ऐसे ही देखा जाए तो एक मामला विदेश से सामने आता है जहां पर हम देखते हैं कि एक सांसद, पुरुष सांसद महिला सांसद पर टिप्पणी करता है तो संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जब दानिश अली पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विवादित बयान देते हैं, एक्शन नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, बल्कि चुनाव लड़ते हैं दिल्ली का विधानसभा। लेकिन रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद अब क्या होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि चुनाव परिणाम में सामने आ जाएगा कि असली बाप कौन है। राहुल सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर। सर, जैसे कि देखा जाए कि रमेश बिधूड़ी कई बयान देते हुए नजर आए। सोनिया गांधी पर उन्होंने बयान दिया, दानिश अली पर उन्होंने बयान दिया, अब प्रियंका गांधी वाड्रा और आतिशी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस आधार पर वो चुनाव जीत जाएंगे? क्या रमेश बिधूड़ी का ये जो बयान है, क्या लगता है कि चुनाव जीतने में क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फंसा रहे हैं या एक रणनीति के तहत नजर आ रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टी का जो स्तर है वो तब से और ज़्यादा गंदा कर दिया गया है जब से, अगर कहा जाए तो 2014 के बाद से जो सरकार बनी हुई है, 2014 के बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा यहाँ पर जो कार्यकाल है वो चलता चला जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, राजनीति अटल जी के समय में भी होती थी, राजनीति कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी, लेकिन उस वक्त की राजनीति में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, धर्म के नाम पर बात नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद आप देख लीजिए कि लोगों के जहन में एक नफरत फैलाना शुरू कर दिया गया है। आज के जो युवा हैं, जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में अगर हम बात करें स्मार्टफोन होने चाहिए, जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, आज वो मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज वो मंदिर मस्जिद को लेकर जो है लड़ते नजर आ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, देखिए जो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में भी अगर बीजेपी की मैनिफेस्टो को देखा जाए तो कहीं भी ये रोजगार को लेकर बात नहीं करते नजर आए हैं, कहीं भी ये शिक्षा को लेकर बात नहीं करते नजर आए हैं, कहीं भी ये सड़कों को लेकर बात नहीं करते नजर आए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना और बनना भी चाहिए था। और देखिए, सबकी आस्था सबके भगवान के साथ जुड़ी होती है, लेकिन आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना और फिर उसके नाम पर चुनाव जीतना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत लेट है। दिल्ली में हम देखते हैं कि 29 जो उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी है और उस 29 उम्मीदवारों की सूची में एक नाम रमेश बिधूड़ी का भी आता है। और रमेश जी, यहाँ टोकना चाहूँगी, जैसे प्रवेश वर्मा का नाम भी चुनाव में लिया गया है, केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर प्रवेश वर्मा ने भी अल्पसंख्यकों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी, दिल्ली दंगों से वो पूरा मामला देखा गया था,
ओबीसी एनआरसी के वक्त पर हमने अनुराग ठाकुर को भी देखा था, किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। क्या आप सत्ता में हैं तो आप आसानी से बच जाएंगे? क्या लगता है कि इस आधार पर सत्ता में आ भी पाएंगे दिल्ली में? देखिए, ये बहुत गलत बात है। अगर कहूँ, अगर आप सत्ता में हैं तो सत्ता में होकर आप गलत चीज़ों को फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे अगर आप सत्ता में हैं तो आप 400 पार का नारा देते हैं। अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर आप सत्ता में हैं तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं, तो शायद इस संविधान में किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है, किसी नेता को अधिकार नहीं दिया गया है, किसी मंत्री को अधिकार नहीं दिया गया है। और अगर आप संविधान और कानून से चलने की बात करते हैं तो इसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि रमेश बिधूड़ी नहीं, मैं कपिल मिश्रा का भी नाम लेना चाहूँगा। और देखिए, जो दंगा अगर हम बात करते हैं, जो सीमापुरी सीलमपुर की तरफ, खजूरी की तरफ में जो दंगे हुए थे, उस दंगों से पहले और दंगों के बाद में कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था देश के गद्दारों को, और मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहूँगा ऑन द कैमरा के सामने। देखिए, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने कहा, ये बहुत गलत है। ठीक है, चुनाव का वक्त है, हार और जीत लगी रहती है, और नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें बनती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से किसी के चरित्र पर सवाल खड़ा करना या महिलाओं को लेकर बात करना। देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया, उस पर बवाल काफ़ी हुआ, तो रमेश बिधूड़ी ने माफ़ी मांगी। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ढाक के 3 पास फिर से आप आतिशी को लेकर बयान बाजी देते नजर आते हैं। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है, किसी के वंश पर सवाल खड़ा करना, किसी की जाति पर सवाल खड़ा करना। और अमित शाह ने जो बयान दिया संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उस पूरे बयान का हमने देखा देश भर में कितना बड़ा माहौल बना, और सब कोई ये कह रहा था कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम रमेश बिधूड़ी से कैसे जो है उम्मीद लगा सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे नामों को जिस तरीके से गिनवाया आपने कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका अपमान किया गया था। रेणुका चौधरी चाहे अगर हम बात कर लेते हैं, या सोनिया गांधी का जिक्र कर लेते हैं, और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों के कई, देखिए मणिपुर की बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस मणिपुर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप रहे थे। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में किस तरीके से जब लोग वोट देने जा रहे थे तो वहां पर जो खास समुदाय के लोग हैं उन्हें वोट देने से रोका गया। तो देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि सत्ता में बैठकर अगर आप शासन प्रशासन का, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिलहाल ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं। और देखिए, रमेश बिधूड़ी ने एक बार गलती की, माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन आप उसी चीज को अगर दोबारा दोहरा रहे तो इसकी इंटेंसिटी ये हो जाती कि आप उस चीज को जानबूझकर बार बार करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने सीएम आतिशी को लेकर बात की है कि सत्ता के लिए इन्होंने अपना बाप तक बदल लिया। और देखिए, ये देखा जा रहा है कि शायद जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया उसका चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो खैर देश की जनता, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और इस तरीके से राजनीति का स्तर गंदा करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आतिशी को लेकर बात कही तो उनसे भी फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर जब रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी को लेकर बयान देते हैं और पोस्ट के जरिए माफ़ी मांग लेते हैं, तो आतिशी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो माफ़ी तो रमेश बिधूड़ी को आतिशी से भी मांगनी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ पर बन जाता है, और एक बात याद आ जाती है जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं, जनता से पूछते हैं, तो कुछ महिलाओं का ही बयान सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना ला तो रहे हैं, इसका फायदा महिलाओं को मिल तो रहा है, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को वोट इस आधार पर नहीं देंगे कि वो हमारे लिए महिला सम्मान योजना के जरिए राशि दे रहे हैं, बल्कि हम वोट इसलिए देंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। और यही बयान बड़ा बयान बन जाता है, और यही बयान भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देता है। अब देखना होगा कि आखिरकार रमेश बिधूड़ी द्वारा दिया गया बयान कितना असर भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिल्ली चुनाव में डालता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।